Hello दोस्तों, myself Dharmendra Panjwani and we were doing partnership accounts together for class 12. हमने अब तक 2 पार्ट्स कर लिए हैं। ये हमारा पार्टनरशिप अकाउंट्स का थर्ड लेक्चर होगा। सो लेट्स गेट ऑन विद इट। सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा लेक्चर 2 का रिवीजन कर लें। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे लेक्चर 2 के रिवीजन में? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या होता है कि पार्टनर्स टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री करते हैं। दैट टर्म्स एंड कंडीशंस कैन बी ओरल एज वेल एज रिटर्न, दोनों हो सकते हैं या दोनों में से कोई एक हो सकता है, जिसमें रिटर्न को प्रेफरेंस दी जाती है। क्यों? टू अवॉइड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड डिस्प्यूट्स। सारे कंफ्यूजन और आने वाले डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए रिटर्न को प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस ड्यूली साइंड होते हैं पार्टनर्स के द्वारा और रजिस्टर्ड होते हैं अंडर दिस एक्ट। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। कंटेंट क्या होता है, क्या क्या लिखा जाता है पार्टनरशिप डीड में? सबसे पहले लिखते हैं हम नेम एंड एड्रेस, किसका? फर्म और पार्टनर्स का। फिर क्या आता है? द टाइप ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस द फर्म प्रपोजेस टू डू। जो बिजनेस का नेचर होता है जो कि फर्म करना चाह रही है। फिर हम देखते हैं कि कैपिटल, कितना कैपिटल, कितने पार्टनर्स ने कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है और कैपिटल किस तरीके के क्लासिफाई होगा। क्या वो फिक्स्ड में होगा, क्या वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्लासिफाई होगा? अब फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्लासिफिकेशन क्या होता है वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या कहते हैं? बिजनेस में से पैसे निकालना खुद के पर्सनल पर्पस के लिए, उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। अगर ड्राइंग्स अलाउ है तो कितना अलाउ है, कितना एक पार्टनर ड्राइंग्स कर सकता है, वो पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। फिर हम देखेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स, अगर अलाउड है तो कितना अलाउड है और किस रेट पे अलाउड है, ये लिखा जाएगा। ठीक है, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, वो पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। सैलरी अगर किसी पार्टनर को अलाउ है तो कितनी देंगे हम सैलरी। गुडविल, गुडविल क्या होती है? किसी बिजनेस की कमाई हुई एक्स्ट्रा, एक इंटेंजिबल एसेट होती है जिसकी वजह से उसे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है। ठीक है, गुडविल को वैल्यू किस तरीके से करेंगे, कब कब वैल्यू करेंगे? एडमिशन पे और रिटायरमेंट में। एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब एक पार्टनर आता है तब क्या गुडविल रहती है और कितना वो गुडविल का शेयर लाएगा। जब एक पार्टनर जाता है तो जितना उसका गुडविल का शेयर बनता है हम उसे देंगे। ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, एडमिशन और रिटायरमेंट में। फिर आता है अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा फर्म का, वो हम लिखेंगे पार्टनरशिप डीड में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उनका क्या मेथड होगा रिकॉर्डिंग का, और किसके पास उसकी सेफ कस्टडी रहेगी, कहाँ रहेगी और किसके पास रहेगी। ठीक है, ऑडिटिंग देखेंगे कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट हुए हैं या नहीं हुए हैं। ऑडिट किसको बोलते हैं? ऑडिट बोलते हैं चेक करना, इंस्पेक्ट करना, इन्वेस्ट करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। अगर हाँ ऑडिट हुए हैं तो फिर क्या मोड होना चाहिए किसी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का? ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का क्या मोड होना चाहिए? ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर वो होता है जो ऑडिट करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। ठीक है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप क्या है, कब पार्टनरशिप फॉर्म हुई, कब पार्टनरशिप चालू हुई। ड्यूरेशन क्या रहेगी पार्टनरशिप की? फॉर एग्जांपल 5 इयर्स हम लिख सकते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने पार्टनरशिप चालू की 5 सालों के लिए, तो हम 5 साल उसमें लिखेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा था यूज ऑफ गार्नर वर्सेस मरे रूल, जिसमें एक पार्टनर अपना इंसॉल्वेंट हो जाता है और वो कैपिटल का जो कंट्रीब्यूशन है या फिर जो लॉस है वो ला नहीं पाता है। तो उस केस में जो मिनिमम 2 पार्टनर्स उसके अलावा हैं जो कि सॉल्वेंट होने चाहिए, वो जो डेफिशिट क्रिएट हुआ है किसके द्वारा? एक इंसॉल्वेंट पार्टनर के द्वारा जो डेफिशिट क्रिएट हुआ है, वो डेफिशिट को फुलफिल करेंगे वो पार्टनर्स जो कि सॉल्वेंट हैं। किस रेशो में? अपने कैपिटल बैलेंस के रेशो में, अपने ओपनिंग कैपिटल बैलेंस के रेशो में वो फुलफिल करेंगे। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल भी किया था, फटाफट से देख भी लेते हैं एक बार। पार्टनर है ए, बी और सी, जिसमें से सी इंसॉल्वेंट हो गया है। तीनों के कैपिटल है 60,000, 40,000 एंड 10,000। पीएसआर है 2:1:1 और लॉस हुआ है टोटल 50,000 का, जो कि 50,000 का लॉस पीएसआर में शेयर हो जाएगा 25,000, 12,500 और 12,500 के लॉस में। अगर हम इस लॉस को देखेंगे तो कैपिटल सी का है 10,000 और उसका लॉस है 12,500। तो क्लियरली यहाँ पे उसका एक डेबिट बैलेंस आ रहा है 2,500 का। और क्योंकि सी इंसॉल्वेंट है दैट मीन्स वो पैसे नहीं ला सकता। ठीक है, वो पैसे नहीं ला सकता, तो इस केस में पार्टनर ए है और पार्टनर बी, ये दोनों सॉल्वेंट है। ठीक है, पार्टनर ए का ओपनिंग कैपिटल है 60,000, पार्टनर बी का ओपनिंग कैपिटल है 40,000। तो 60:40 के
रेशो में ए और बी है जो कि उसका डेफिसिट क्या कहते हैं, जो उसका डेफिसिट है, पार्टनर सी का डेफिसिट, कितना डेफिसिट है, 2,500 का लॉस का डेफिसिट है, वो लेके आएंगे 60:40 के 60:40 के रेशो में। ठीक है, यहाँ हमने ये कैलकुलेशन देख ली, 2,500 इंटू 60/100, यहाँ मैंने 30 काट दिए हैं सबके, सो इट्स वन इन द सेम थिंग, 60/100 इंटू 2,500, यहाँ पे आ जाएगा 1,500। एंड सिमिलरली यहाँ पे हम करेंगे 2,500 इंटू 40/100, यहाँ पे आ जाएगा 1,000। ठीक है, हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, मिस्टर ए पैसे लगाएगा और अपने, दैट मीन्स वो अपनी कैपिटल को कम करेगा क्योंकि वो और पैसे डाल रहा है। किसके अकाउंट में पैसे डाल रहा है, सी के अकाउंट में पैसे डाल रहा है, तो उसके अकाउंट में से पैसे जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में से उसके तो पैसे जाएंगे। सो कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, अगर मिस्टर ए निकाल रहा है कैपिटल में से तो उसका बैलेंस होगा डेबिट। सो मिस्टर ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,500। सिमिलरली मिस्टर बी भी निकालेगा 1,000 का, वो भी डेबिट करेगा। और ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है सी का, कितने का डेबिट बैलेंस है, 2,500 का, तो हम इसको रिवर्स करेंगे और यहाँ पे हम क्रेडिट लेके आएंगे 2,500 का, जिसमें से 1,500 ए लेके आएगा और 1,000 बी लेके आएगा। ठीक है, फिर और क्या कंटेंट होता है पार्टनरशिप डीड में, बैंक अकाउंट्स देखते हैं, किसके नाम पे है, फर्म के नाम पे है या पार्टनर के नाम पे है, और अगर पार्टनर के नाम पे है चाहे किसी के भी नाम पे हो, बट राइट किसके पास है चेक्स वगैरह साइन करने का। फिर देखेंगे रूल्स टू बी फॉलोड, लिखा जाएगा पार्टनरशिप डीड में, कौन से रूल्स, किस केस में रूल्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में रूल्स क्या होंगे, और वाइल सेटलिंग द अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट के टाइम पे जब हम अकाउंट सेटल करते हैं तो रूल्स क्या होंगे। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट कैसे होगा, कौन करेगा सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, किसके बीच में होता है सेटल डिस्प्यूट, पार्टनर्स के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है, ये लिखा जाएगा कि क्या आर्बिट्रेशन का यूज होगा या नहीं होगा। आर्बिट्रेशन के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पर्सपेक्टिव से। ठीक है ये हमने पढ़ाई की थी कल तक। ठीक है, आज हम चालू कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होती है, देखते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है कि ये पार्टनरशिप डीड है जो रेगुलेट करता है, रेगुलेट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से बताता है, एक तरीके से गाइड करता है। गाइड किस बारे में करता है, राइट्स के बारे में, ड्यूटीज के बारे में और लाइबिलिटीज के बारे में, किसकी, हर एक पार्टनर की जो कि पार्टनरशिप फर्म में है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, रेगुलेट करता है, रेगुलेट मतलब गाइड करता है, किस बारे में, राइट्स के बारे में, ड्यूटीज के बारे में, लाइबिलिटीज के बारे में, हमें बताता है कि क्या राइट्स, ड्यूटीज और लाइबिलिटीज है हर एक पार्टनर की। हो सकता है कोई स्पेसिफिक हो सकता है कोई जनरल हो। जनरल का मतलब एक लाइबिलिटी है जो कि सारे पार्टनर्स के लिए जनरल है, एक लाइबिलिटी है जो एक स्पेसिफिक पार्टनर को पे ऑफ करनी है अगर नहीं पे ऑफ कर पाई फर्म तो। ठीक है, helps to avoid any misunderstanding, it helps to avoid any misunderstanding and any dispute among partners। misunderstanding यानी गलतफहमी और dispute यानी झगड़ा, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये रहा, टू अवॉइड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड डिस्प्यूट। रिटर्न, रिटर्न हम पार्टनरशिप डीड क्यों करते हैं, क्योंकि हम मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कर सकें, यही एक इंपॉर्टेंस है। सो तीन इंपॉर्टेंस आती हैं, एक तो रेगुलेट करती है, डायरेक्शन देती है, ठीक है, किसके बारे में, राइट्स, ड्यूटीज और लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर के बारे में, और हेल्प करती है अवॉइड करने में किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को और किसी डिस्प्यूट को हर पार्टनर के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उनको। नाउ अब अपना अलग टॉपिक क्या है, दूसरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर मान लो किसी फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है, मान लो उन्होंने बनाई नहीं, तो उस केस में क्या रूल हैं जो फॉलो किए जाएंगे। सर बिना रूल के तो कुछ होगा ही नहीं, कल को एक पार्टनर बोलेगा मुझे 10 लाख रुपए दे दो जबकि काम उसने 10 रुपए का किया हो। ठीक है, सो कौन कौन से रूल्स हैं जो कि फॉलो किए जाएंगे इन एब्सेंस, अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इस केस में कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे। पहला, पीएसआर। मान लीजिए पार्टनरशिप डीड है नहीं तो हमें पता भी नहीं होगा कि पार्टनरशिप डीड में, अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में हम क्या लिखते हैं, पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखते हैं। मान लीजिए 3 पार्टनर है, एक पार्टनर का 2 रेशियो है, बाकी 2 का 1:1 है। ठीक है, अगर पीएसआर ही नहीं होगा, अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं होगी तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट जो है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सर बहुत सिंपल है, हम अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो हम इक्वली शेयर कर देंगे प्रॉफिट्स
इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैपिटल कितना किसने दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी आएगा, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया हुआ है, हम मान लेंगे कि प्रॉफिट्स जो है इक्वली शेयर किए जाते हैं। या फिर अगर वो बोलता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के रिगार्डिंग, तो हम मान लेंगे कि प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे सारे पार्टनर्स में, चाहे उनका कितना भी कैपिटल हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या देखेंगे कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है तो नो इंटरेस्ट शैल बी अलाउड, कोई भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। किस पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, अलाउ हो सकता है कब? ओनली व्हेन इट इज स्टेटेड इन डीड एंड देयर इज अ प्रॉफिट। अगर डीड बनी हुई है और डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, तो आप देंगे। ठीक है, बट उसमें भी एक कंडीशन है कि मान लो कि पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट्स जनरेट करके दिए हैं, ठीक है, उसी केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। बिना प्रॉफिट्स के आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कैसे करेंगे? ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मान लीजिए डीड बनी हुई है तो हम चेक करेंगे कि क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, अगर लिखा है तो हम दे देंगे। कब देंगे? चेक करेंगे हम प्रॉफिट्स हैं या नहीं है। मैं आपको एक बार अच्छे से बना के दिखा देता हूं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इज देयर अ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, दो ऑप्शन हमारे पास यहाँ आएंगे, यस और नो। ठीक है, अगर नो है, अगर कोई डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आईओसी का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर है पार्टनरशिप डीड तो हम देखेंगे इज आईओसी शैल बी पेड एज पर डीड। यानी हम चेक करेंगे कि क्या डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना। अगर लिखा हुआ है डीड में कि नहीं देना तो नहीं देंगे। ठीक है, अगर लिखा हुआ है कि देना ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं देंगे। क्यों देंगे भैया? और अगर लिखा हुआ है कि देंगे, ठीक है, अगर लिखा हुआ है कि देंगे तो हम क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे कि क्या प्रॉफिट्स हैं या नहीं है। इज देयर एनी प्रॉफिट्स इन पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इसके भी दो ऑल्टरनेटिव्स आते हैं, यस और नो। अगर मान लीजिए कोई प्रॉफिट नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कैसे? सर बिना प्रॉफिट के कैसे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? दे ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और अगर है प्रॉफिट्स तो यस, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सो ये आपका एक फ्लो चार्ट है, ये आपको हेल्प करेगा इसमें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देना है कब नहीं देना है। मान लीजिए अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया या फिर कोई एमसीक्यू आया तो ये आपको हेल्प करेगा। नहीं तो क्वेश्चंस बहुत ही इस केस में इतने ज़्यादा ट्रिकी नहीं होते, बट स्टिल इट विल हेल्प। आइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कर लिया, फिर हम आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या होगा? अगर डीड नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेगा पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे। ठीक है, फिर देखते हैं हम सैलरी। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन। अगर डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी या कमीशन का पार्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर अगर इंटरेस्ट ऑन लोन यानी कि पार्टनर ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनर ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, तो जो पार्टनरशिप फर्म है वो लायबल है पार्टनर को इंटरेस्ट देने के। ठीक है, इंटरेस्ट टू पार्टनर, इंटरेस्ट देने के। किस पे इंटरेस्ट? लोन पे इंटरेस्ट। सर ये कैपिटल वगैरह का नहीं है, लोन का। लोन पे इंटरेस्ट देने के लायबल है। ठीक है, अगर कोई भी डीड नहीं बनी हुई है और कोई भी प्री डिसाइडेड रेट नहीं है तो देन इन दैट केस
पार्टनरशिप फर्म 6% पर एनम शैल बी पेड इवन देयर आर लॉसेस। अगर लॉसेस भी होंगे तो भी 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली हम इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे पार्टनर को। आपको इतना पता ही होगा कि अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो हम लोन लेते हैं तो उसका लोन का इंटरेस्ट देना कंपलसरी होता है आपको, ठीक है, चाहे आपके प्रॉफिट्स हैं या चाहे आपके लॉस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का केस अलग है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको अगर प्रॉफिट्स है उसी केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आउट करेंगे, क्योंकि वो एज ओनर्स को आप दे रहे हो, एज आप ओनर्स को दे रहे हो। कंपनी में भी ऐसा होता है, हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम कंपनीज पे आएंगे, ठीक है। बट आप ओनर्स को जो इंटरेस्ट दे रहे हो कैपिटल पे, उनके इन्वेस्टमेंट पे, उन्होंने इन्वेस्ट ही तो किया इस बिजनेस में, उनके इन्वेस्टमेंट में जो आप दे रहे हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो जरूरी तब है जब प्रॉफिट्स है, ठीक है। जबकि इंटरेस्ट ऑन लोन का जो इंटरेस्ट है, आई मीन लोन का जो इंटरेस्ट का पेमेंट है, वो आपको देना जरूरी होता है इवन दो देयर आर लॉसेस इन द फर्म, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो एडमिशन ऑफ पार्टनर कैसा होगा? विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड, ठीक है। बिना सारे पार्टनर्स की कंसेंट के, कंसेंट मतलब उनकी हामी भरना। मान लो 4 पार्टनर है और हमें एक 5वां पार्टनर एडमिट करना है, तो चारों पार्टनर्स को हाँ बोलना पड़ेगा उस 5वें पार्टनर को एडमिट करने के लिए, ठीक है। जब तक चारों हाँ नहीं बोलेंगे वो 5th पार्टनर एडमिट नहीं हो पाएगा फर्म में, ठीक है। तो ये सारे हैं कुछ चीजें जो हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए भी याद रखनी है, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ साथ, उसमें भी हमें याद रखनी है कि ये सब चीजें अगर डीड नहीं प्रोवाइड की गई है तो हमें ये रूल्स फॉलो करने हैं इन स्पेसिफिक चीजों को लेके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? यू नो व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एंड ऑल्सो यू नो व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट। तुमको पता है ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, तुमको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ठीक है। जस्ट टू समराइज, ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते हैं? हम ट्रेडिंग अकाउंट में हमारी परचेजेस, हमारी सेल्स और जो जो चीजें नेसेसरी है, जो जो चीजें नेसेसरी है किसी रॉ मटेरियल, जी हाँ, रॉ मटेरियल को बनाने के लिए टू द फिनिश्ड गुड, टू द फिनिश्ड गुड, वो सारी चीजें हम डालते हैं ट्रेडिंग में, ठीक है। सो ट्रेडिंग में क्या क्या आता है? सेल आता है, ट्रेडिंग में परचेज आता है, ट्रेडिंग में स्टॉक आता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक आता है, और वो सारी चीजें, वो सारी खर्चे आते हैं जो कि नेसेसरी हैं किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने के लिए। ना फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फर्म है, ठीक है, मेरी एक फर्म है जिसमें मैं बनाता हूं एक पेंसिल, ठीक है, मैं बनाता हूं एक पेंसिल, ठीक है। अब आपको पता है पेंसिल के लिए रॉ मटेरियल क्या लगता है? वुड। पेंसिल के लिए रॉ मटेरियल लगता है वुड, ठीक है। वुड से ही तो बनता है पेंसिल। पेंसिल के लिए रॉ मटेरियल बनता है लगता है वुड, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास वुड्स की जो यूनिट्स हैं, यानी कि जिनसे एक यूनिट से मान लीजिए एक पेन बनता है, ठीक है, तो वुड की मेरे पास 100 यूनिट्स पड़ी है ऑलरेडी। तो ये मेरा क्या है? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ये मेरा ओपनिंग स्टॉक या फिर आप इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं, सॉरी, हाँ, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? ओपनिंग स्टॉक एंड इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। 100। उसके बाद मैंने क्या किया कि जो परचेजेस की वुड की जो मैंने परचेजेस की वो हम यहाँ लिखेंगे। ये मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बता रहा हूँ बाय द वे, ठीक है। ओपनिंग मेरे पास जो है पेंसिल वो है 100, और फिर जो मैंने वुड की परचेजेस की वो मान लीजिए मैंने की 500 की, ठीक है। अब मैंने वुड को काटा, उसको मशीन में से किया, मेरी लेबर लगी। लेबर मतलब जो मजदूर होते हैं जो कि बनाते हैं, या फिर जो वर्कर्स होते हैं जो कि बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं एक वुड को पेंसिल की शेप में, ठीक है। उसका मेरा खर्चा आया 400, ठीक है। उसका मान लो मेरा खर्चा आया वेजेस देने का। वेजेस मतलब वेजेस एक तरीके से डे टू डे पेमेंट होता है। किसको पेमेंट होता है? हम पेमेंट करते हैं मजदूरों को, या फिर जो लेबर होती है, लेबर मतलब जो काम करते हैं वहाँ पे, वर्कर्स जो हमारी फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं उनको, ठीक है। 400 का मेरा खर्चा आया, ठीक है। यहीं पे क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था 50, यानी जब सब बन गया
और सब बनने के बाद मैंने सेल की सेल भी लिख देते हैं हम, एक एग्जांपल हम सेल लिख देते हैं 1100 की हम यहाँ पे सेल लिख देते हैं, ठीक है। मान लीजिए 1100 रुपीज़ का मैंने सेल कर दिया और एंड में मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा 50 का, ठीक है। अब देखिए ये सेल है, ठीक है। इस सेल में दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इस सेल में दो कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से दो कंपोनेंट्स हैं सर? सर एक कंपोनेंट है इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कितनी मेरी कॉस्ट बनी, कितनी मेरी कॉस्ट लगी सेल करने के लिए। सेल करने के लिए मतलब उस आइटम को सेल तक पहुंचाने के लिए, उस आइटम को सेल तक पहुंचाने के लिए। और ये कॉस्ट क्या है? ये कॉस्ट यही तो है सर, मैंने परचेज किया, मैंने वेजेस लगाई, ठीक है। मैंने परचेज किया और मैंने वेजेस लगाई, यही है कॉस्ट, ठीक है। सो एक कंपोनेंट है इसमें कॉस्ट का, ठीक है। कॉस्ट का मतलब जैसे आप एग्जांपल ले लो आप इसमें, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा साइड में लिख देता हूँ कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट में क्या आता है? मैंने वुड खरीदी, मान लो यही एग्जांपल हम ले लेते हैं ना अपन। मान लो इसमें यूनिट्स बता देता हूँ मैं। मान लो मैंने वुड खरीदी 5 किलो की, ठीक है। परचेज की 5 kg की वुड एट द रेट 50, ठीक है। 250 की वुड मैंने खरीदी और मैंने वेजेस लगाई इसमें 200 की, ठीक है। तो ये मेरी कॉस्ट हुई इसको बनाने के लिए। मान लो मैंने जो सेल की थी वो सेल की थी 100 पेन सेल किए मैंने, ठीक है। उन 100 पेन सेल करने के लिए मैंने कॉस्ट लगाई 450 की कॉस्ट लगाई, ठीक है। आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल, ये मेरे को पता गलत होने वाला है, बट आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल तुमको बताने के लिए कॉस्ट कंपोनेंट होता है। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है इसमें? दूसरा कंपोनेंट होता है सर इसमें प्रॉफिट का कंपोनेंट, ठीक है। हम हमेशा जब भी सेल करते हैं हम कॉस्ट पे कुछ पैसे एक्स्ट्रा करके सेल करते हैं। अगर मान लीजिए मैं 8 रुपए का पेन बना रहा हूँ तो मैं उसको बेचूंगा 10 रुपए में। 10 रुपए में से 8 रुपए मेरी कॉस्ट है और 2 रुपए मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। सो इस सेल में दो चीजें हैं। इस सेल में है एक तो प्रॉफिट, ठीक है, और एक है कॉस्ट, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को टोटल करेंगे ये आएगा 1150, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे टोटल करेंगे तो ये आएगा 1000। दोनों में डिफरेंस है, ऑब्वियसली डिफरेंस होगा सर, क्योंकि ये आपका कॉस्ट कंपोनेंट है, ये आपका कॉस्ट कंपोनेंट है, ये यहाँ पे आपका कॉस्ट भी है और यहाँ पे प्रॉफिट भी है। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग बचा वो आपका प्रॉफिट ही बचेगा सर, वो आपका प्रॉफिट ही बचेगा, ठीक है। सो दोनों का अगर हम नेट बैलेंस निकाल लें तो नेट बैलेंस कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये 150 ज़्यादा है तो यहाँ पे हम 150 लिख देंगे, यहाँ पे ये भी 1150 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा जीपी। जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये आपका होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम क्या करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम क्या करते हैं? हम ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। सर प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है? सर हमने ऊपर निकाला ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट में अब क्या डालेंगे? काफ़ी तो खर्चे आ गए। सर डलेगा ना, आप जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हो वो फैक्ट्री आपकी खुद की नहीं है, वो आपने रेंट पे ले रखी है, ठीक है। आप उसका रेंट पे करोगे, ठीक है। आप वो फैक्ट्री को चला रहे हो, आपकी मशीनें चलती हैं, ठीक है। आपकी मशीनें चलती हैं तो मशीनें जितना ज़्यादा चलेंगी वो उतना ज़्यादा पुरानी होती जाएंगी, टाइम टू टाइम उन पे लगेगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपका क्या खर्चा है, ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा, ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करोगे, ठीक है। तो ये सब जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, जो कि डायरेक्टली हेल्प नहीं करते हैं किसी प्रोडक्ट को बनने के लिए, वो जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं उनको हम डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। अब यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया 150 का, ठीक है। 150 में से मान लीजिए डेप्रिसिएशन मैंने लिखा यहाँ पे 10 रुपीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी का मैंने यहाँ पे लिखा 40 रुपीज़ का, ठीक है। वाटर का बिल आया यानी पानी का बिल आया 20 रुपीज़ का, रेंट मैंने पे किया 50 रुपीज़ का, ठीक है। ये सारे मैंने खर्चे डाल दिए, ठीक है। मैंने सैलरी पे की अपने एम्प्लॉयज को, मान लीजिए 20 रुपीज़ का, ठीक है। अब कितना हो गया? 10 और 40 50, 50 और 20 70, 70 और 20 90, और 90 और 50 कितना हुआ? 140। सर इनका टोटल हो गया 140, ठीक है। और यहाँ पे कितना है? 150 है, ठीक है। यहाँ पे 150 टोटल है, यहाँ पे 140 टोटल है। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट बच गया, ठीक है, हमारा 150 प्रॉफिट था ना, प्रॉफिट में से हमने बाकी सारे खर्चे खर्चे माइनस कर दिए, जो नेट प्रॉफिट बच गया वो आया 10, ठीक है। वो आया 10। अब
पार्टनरशिप के केस में हम क्या करेंगे, ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये हम एक और अकाउंट में लेके जाएंगे। उस अकाउंट का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बताता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इसलिए बनाते हैं ताकि जो पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, पार्टनर से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, हम वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करते हैं। सर रिलेटेड मतलब, सर रिलेटेड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैंने पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर ए को सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ की। ठीक है, सो उसने 12 महीने काम किया, 10,000 पर मंथ इज 1,20,000। हमें 1,20,000 पार्टनर को देने हैं। ये एक एग्जांपल जो पार्टनर को हमको देना है। और क्या हम पार्टनर को देते हैं, हम देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लीजिए प्रॉफिट है, अभी मैंने एग्जांपल दिखाया उसमें प्रॉफिट आया, करेक्ट। इस केस में हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ेगा पार्टनर को। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी हम पे करेंगे पार्टनर को। ठीक है सर, और क्या पे करेंगे हम पार्टनर को, मान लो हम पार्टनर को कमीशन देते हैं। किस चीज़ का कमीशन, हम मान लो पार्टनर ने हमको सेल करवा के दी, ठीक है, अच्छी खासी सेल करवा के दी, तो हम पार्टनर को कमीशन देंगे। ठीक है, पार्टनर को हमने कमीशन दिया, वो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे। अब हम पार्टनर से एक चीज़ लेंगे भी, क्या लेंगे सर, अगर मान लो डीड में लिखा हुआ है ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रोवाइड करने पे, प्रोवाइड हम नहीं करेंगे, सॉरी, हमारे डीड में लिखा हुआ है कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप हमको इंटरेस्ट देगा, किस पे देगा, ड्राइंग्स पे देगा। तो हम कोई चीज़ मांग भी रहे हैं पार्टनर से, तो जो भी चीज़ें रिलेटेड है पार्टनर के, और एंड में इन सबके बाद एंड में अगर प्रॉफिट बच जाता है तो आपको पता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रॉफिट। ठीक है, तो जो भी ट्रांजैक्शन पार्टनर्स से रिलेटेड होगा, जो भी ट्रांजैक्शन पार्टनर से रिलेटेड होगा, वो सारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक बार अकाउंट का देख लेते हैं कैसे होता है अकाउंट। बाय पीएनएल आप दिखाएंगे, बाय पीएनएल अकाउंट। अब ये बाय पीएनएल कहाँ से है, आपने अगर उस क्वेश्चन में देखा होगा तो एंड में नेट प्रॉफिट बचा था 10 रुपीज का, तो ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, यहाँ आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस 10। ठीक है, यहाँ ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 10 का प्रॉफिट है। अब उस 10 के प्रॉफिट में से मान लो मैंने सैलरी दी एक मान लीजिए 10,000 मान लीजिए। ठीक है, मैंने सैलरी दी 1,000 की। ठीक है, सैलरी हम पार्टनर्स को देते हैं तो वो प्रॉफिट में से कम होगा। कमीशन दिया मैंने 1,000 का किसी पार्टनर को। ठीक है, और हमने पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट भी पे किया, सो ये भी हमारा एक्सपेंस है जो कि प्रॉफिट से कम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा हमने रिजर्व अकाउंट में भी डाला। सर रिजर्व अकाउंट क्या होता है, बताओ रिजर्व अकाउंट क्या होता है। ऐसा है कि बिजनेस चलाने के लिए हमको कंटिन्यूसली पैसे की रिक्वायरमेंट तो होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो सारा हम प्रॉफिट कमाते हैं वो सारा हम बांट देते हैं पार्टनर्स में खर्चा करने के बाद। सर अगर सब खर्चा वर्चा करने के बाद हमने पार्टनर्स में बांट दिया तो हम आगे और बिजनेस कैसे करेंगे। ठीक है, आगे हम और परचेजेस कैसे करेंगे रॉ मटेरियल के लिए, उसके लिए भी तो थोड़ा पैसा होना चाहिए ना। उसीलिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में थोड़ा बहुत प्रॉफिट अगर पार्टनरशिप फर्म चाहे तो प्रॉफिट रिजर्व में डाल देती है ताकि वो बिजनेस के ही काम आए। ठीक है, सो ट्रांसफर टू रिजर्व्स भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा। उसके बाद एंड में जो प्रॉफिट बच जाता है वो चला जाता है पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में। अब कैपिटल और करंट अकाउंट क्या होता है, आपको कैपिटल तो पता है, मैं आपको करंट अकाउंट भी अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, देन फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फीचर्स क्या होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, हम फीचर्स देखने वाले हैं। सबसे पहला फीचर, प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमने देखा था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जस्ट बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। ठीक है, ये क्या होता है, एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी हाँ, एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जनरली क्या होता है, आप देखो ना, आपने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेट बैलेंस है वो यहाँ पे डाल दिया और उसके बाद आपने खर्चे ही डाले। खर्चे किस तरीके के, ऐसे खर्चे जो हम पार्टनर्स को देंगे या फिर फर्म से डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी कि रिजर्व। रिजर्व हम फर्म के लिए ही तो सेव कर रहे हैं। ठीक है, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमें पार्टनर से मिला।
ठीक है, तो वो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि वो मिला है, वो आपकी एक तरीके से इनकम है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एक प्रॉफिट एंड लॉस के आगे का हिस्सा होता है एक तरीके का। ठीक है, हमेशा ये प्रॉफिट एंड लॉस के बाद ही बनेगा। ठीक है, प्रिपेयर्ड ओनली बाय पार्टनरशिप फर्म्स, यहाँ ये सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स में ही बनता है, आपको कंपनी में या फिर इंडिविजुअल के केसेस में नहीं दिखेगा। ठीक है, ये एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है सर, जो रियल अकाउंट नहीं होता एक तरीके से। ठीक है, ये हम सिर्फ दिखाने के लिए बनाते हैं, दिखाने के लिए बनाते हैं, इसका मतलब सर सारी प्रॉफिट एंड लॉस में भी बन सकता है, बट हम बेटर क्लैरिटी के लिए कि ये सब हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, इसलिए हम बनाते हैं ये अकाउंट दैट सजेस्ट कि एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, शोज हाउ नेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, मैंने दिखाया था कि नेट प्रॉफिट किस तरीके से पार्टनर्स में किस किस हेड के अकॉर्डिंगली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, ये एक फीचर हो गया। उसके बाद लास्ट, एंट्रीज आर मेड गिविंग इफेक्ट टू पार्टनरशिप डीड और एक्ट। एंट्रीज उस बेसिस पे होती है जिस बेसिस में पार्टनरशिप डीड या फिर एक्ट में बताया गया है कि क्या होना चाहिए। मान लीजिए डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। ठीक है, तो हम 10% निकालेंगे इंटरेस्ट कैपिटल बैलेंस का और हम प्रॉफिट में से उसको पे कर देंगे। मान लीजिए कि कुछ नहीं है, डीड बनी नहीं हुई है। ठीक है, डीड बनी नहीं हुई है तो एक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, और एक्ट में क्या लिखा हुआ था कि सर एक्ट के अकॉर्डिंग तो कोई इंटरेस्ट पे ही नहीं करना चाहिए कैपिटल पे। ठीक है, सो ये पार्टनरशिप डीड और एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अब अब हम फटाफट पढ़ते हैं कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं हम, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में पढ़ते हैं। मैंने ऊपर आपको बताया था कि दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं कैपिटल के। मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी, ये रहा। ठीक है, नहीं ये तो इंटरेस्ट है, हाँ ये रहा। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, हम यहाँ पे यही पढ़ने वाले हैं कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या होता है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में। सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो ओरिजिनल कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि मैं और मैं धर्मेंद्र और मेरे साथ दो और जने ए और बी, हम तीनों ने एक पार्टनरशिप फर्म खोली। ठीक है, हम तीनों ने एक पार्टनरशिप फर्म खोली और हम तीनों क्या कर रहे हैं, हम तीनों ने 1 लाख ईच हम एज अ कैपिटल लेके आए। सो हमारा ओरिजिनल जो कैपिटल है वो क्या है, ओरिजिनल जो कैपिटल हम इनिशियली जो कैपिटल लेके आए वो है 1 लाख। ठीक है, वो हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अनुसार वो हमेशा 1 लाख ही रहेगा। क्यों सर 1 लाख क्यों रहेगा? हाँ, देखिए फिक्स्ड में हम क्या करते हैं, हम फिक्स्ड में दो अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, एक अकाउंट होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग, सॉरी दूसरा होता है करंट अकाउंट। ठीक है, एक होता है कैपिटल अकाउंट यानी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और उसी में जो दूसरा अकाउंट बनता है वो बनता है करंट अकाउंट। अब सर करंट अकाउंट क्या बना है भाई? सर कुछ नहीं, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट ही है। बस हम क्या करेंगे, फिक्स्ड वाले, अगर मान लो कोई फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम फॉलो कर रहा है तो फिक्स्ड कैपिटल में जो मैंने 1 लाख रुपए डाला था ना, वो जिंदगी भर तक 1 लाख रुपए ही दिखाएगा। ठीक है, करंट अकाउंट में क्या होगा, मान लो करंट अकाउंट में मैंने थोड़ा प्रॉफिट कमाया, ठीक है, तो करंट अकाउंट में मेरा प्रॉफिट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे को कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इसमें क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, क्रेडिट क्यों करेंगे सर, मेरे लिए तो इनकम है ना, मेरे लिए तो इनकम है ना भाई, फर्म तो पे कर रही है, फर्म तो पे कर रही है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है। ठीक है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है, पार्टनर्स के लिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम है। ठीक है, सो करंट अकाउंट में जो भी बाद के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, चाहे इंटरेस्ट आना कैपिटल पे, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना, चाहे सैलरी मिलना, चाहे कमीशन मिलना, वो सारे जो होते हैं वो कैपिटल अकाउंट सॉरी करंट अकाउंट में जाता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंडर। ठीक है, मैं आपको एक बार पढ़ के बता और फिर मैं आपको और ये अपना टेबल भी दिखा देता हूँ इनका। अनलेस एनी एडिशन और ड्राइंग्स मेड स्पेसिफिकली अगेंस्ट देम, स्पेसिफिकली अगेंस्ट देम, मान लो क्वेश्चन में दे रखा है कि ड्राइंग्स की है फ्रॉम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। सर जब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को ही अपने को हिट करना पड़ेगा ना। मान लो जनरली तो क्या होता है कि आपकी जो ड्राइंग्स है या फिर मान लो एडिशन क्या होता है, एडिशन होता है कि मैं और ज़्यादा कैपिटल लेके आया हूँ। ठीक है,
और ड्राइंग्स क्या होता है कि मैं कैपिटल में से बोरो कर रहा हूँ, मैं कैपिटल में से निकाल रहा हूँ, ठीक है। अनटिल अनलेस क्वेश्चन ये नहीं बोलता कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का सिस्टम है और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में ही एडिशन हो रहा है या फिर ड्राइंग्स हो रही है, हमको जो एडिशन और ड्राइंग्स है वो करना है करंट कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। जब तक क्वेश्चन में ये नहीं बोलता कि स्पेसिफिकली आप कैपिटल अकाउंट को छेड़ो, आपको उसको नहीं छेड़ना, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि आपको आपने ड्राइंग की है या आपने एडिशन किया है और कुछ नहीं बोलता फिक्स्ड कैपिटल के बारे में कि भाई फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को आपको छेड़ना है या नहीं छेड़ना है, तो आप हमेशा क्या करोगे, आप हमेशा करंट अकाउंट में ये ट्रांजैक्शंस दिखाओगे। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। All entries relating to drawings, profits, interest on capital and drawings, salary, share of profit and loss are done into new account called current account या फिर drawings account। मैंने बताया था ये जो सारे के सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, प्रॉफिट्स हैं जो कि प्रॉफिट्स हैं, ड्राइंग्स हैं, या फिर प्रॉफिट का जो शेयर एंड में पार्टनर को मिलता है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी एक अकाउंट के अंदर होती है, वो होती है करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें कैसे अकाउंट बनते हैं। कैपिटल अकाउंट सबसे पहले हम देखेंगे टू कैश बैंक, ठीक है। नहीं, सबसे पहले हम इसका बैलेंस देखेंगे। सबसे पहले इसका क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि क्रेडिट बैलेंस ही होता है कैपिटल का, ठीक है। कैपिटल बैलेंस ब्रॉट बाय पार्टनर्स ए बी एंड सी, इसका है कैपिटल बैलेंस, ठीक है। स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फिक्स्ड कैपिटल में एडिशन हुआ है, एडिशन यानी कि पार्टनर ए है जो 50,000 लेके आया है, जो कि हम एडिशन करेंगे स्पेसिफिकली टू फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय कैश बैंक और यहाँ पे 50,000 लिख देंगे। सिमिलरली अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ड्राइंग्स की है स्पेसिफिकली फ्रॉम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बाय ए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ड्राइंग्स का अमाउंट, ठीक है। और इन दोनों को सेट करने के बाद जो हमारा बैलेंस आया वो हम लिख देंगे, ठीक है। सिमिलरली हम बनाते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में मान लीजिए आपका क्रेडिट बैलेंस है, जनरली आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। नहीं तो अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा लॉसेस बियर कर लिए, सब हो गया, तो आपका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है करंट अकाउंट में, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब तक पार्टनर सॉल्वेंट है और उसका डेबिट बैलेंस भी है ना, तो भी वो पार्टनरशिप में एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, दोनों बैलेंस हो सकते हैं। जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है करंट अकाउंट का, वो आपको क्वेश्चन में दे ही दिया जाएगा। आपको पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, हम क्रेडिट में ऐड कर देंगे क्योंकि ये हमारी इनकम है, पार्टनर की इनकम है, ठीक है। पार्टनर को सैलरी मिली, पार्टनर की इनकम है, वो हम करंट अकाउंट में क्रेडिट में ऐड कर देंगे। पार्टनर को कमीशन मिला, वो भी हमारी इनकम है, यानी पार्टनर की इनकम है, पार्टनर की इनकम को क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट में ऐड कर देंगे, ठीक है। वहीं पे हमने थोड़ी ड्राइंग्स की, ड्राइंग्स का मतलब हमने पैसे निकाले हमारे उससे क्या कहते हैं करंट अकाउंट बैलेंस है, तो ये हमारा बोरिंग्स है, निकाले तो ये कम करेगा, कम करेगा तो हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। वहीं पे हमने इंटरेस्ट पे किया, हमने इंटरेस्ट पे किया किसको, फर्म को इंटरेस्ट पे किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होता है, ठीक है। एक्सपेंस होता है तो दैट मीन्स ये हमारा डेबिट करेगा बैलेंस, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपको लॉस हुआ, फर्म को लॉस हुआ और वो लॉस बटेगा सारे पार्टनर्स के बीच में। अगर बटेगा सारे पार्टनर्स के बीच में तो पार्टनर्स के लिए भी एक तरीके से लॉस है, लॉस है तो ये कम करेगा बैलेंस, कम करेगा तो ये डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। एंड देन बाद में जो बैलेंस बचता है वो या तो डेबिट साइड आ सकता है या क्रेडिट साइड आ सकता है। एक बार आप आराम से इसको देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। हम बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे तो क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। फिर आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या बोलता है, एंड कैपिटल नीड्स नॉट टू बी फिक्स्ड, कोई जरूरत नहीं है कि कैपिटल फिक्स रहे, ठीक है। जो कि बैलेंस है कैपिटल अकाउंट के वो चेंज हो सकते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। अगर कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देता है आपको क्वेश्चन में, अगर कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देता है आपको क्वेश्चन में, तो जो कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे वो इस मेथड के अंडर बनाओगे। यानी अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं बोला है कि आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो उस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। और उस कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे, हमने अब तक जो एंट्रीज देखी है ना वो सारी एक ही अकाउंट में पास कर देंगे। यानी कि डेबिट बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट का, सॉरी क्रेडिट बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट का, उसमें हमने कुछ एडिशन किया है, ठीक है, तो वो और क्रेडिट हो जाएगा। उसमें हमारी इनकम हुई है एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो हमारा ऐड हो जाएगा। हमको हमको मतलब पार्टनर को अगर सैलरी मिली है
तो वो ऐड हो जाएगा क्योंकि वो उसकी इनकम है। पार्टनर को अगर कमीशन मिला है तो वो ऐड हो जाएगा क्योंकि वो उसकी इनकम है, ठीक है। और मान लो उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट्स मिले हैं, तो प्रॉफिट्स मिले हैं तो वो भी इनकम है, तो वो भी ऐड हो जाएगा। सिमिलरली अगर लॉस हुआ है तो वो डेबिट साइड आ जाएगा, तो वो लेस होगा आपके बैलेंस में से। इंटरेस्ट आपने ड्राइंग किया है यानी पैसा निकाला है तो आपके लेस हो जाएगा, यानी डेबिट साइड में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की है, आई मीन सॉरी, आपने ड्राइंग्स की है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे भी करोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप पे करते हो फर्म को, फर्म के लिए वो इनकम है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर के लिए एक एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंस है तो ये कम करेगा, बैलेंस कम करेगा तो ये डेबिट साइड में आएगा। सिमिलरली अगर आपने अपना कैपिटल विड्रॉ और किया है, या फिर उसको रिमूव किया है, या फिर उसके थ्रू आपने कुछ एक्सपेंस किया है, तो यहीं पे आपका कैश और बैंक भी आएगा कि आपने कैश बैंक से उस पैसे को एक्सपेंस किया है या फिर उसको निकाला है, ठीक है। यहाँ तक हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन मोस्टली कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में एक बार थोड़ा सा ये रिवाइज कर लेंगे कैपिटल, करंट अकाउंट, और जो भी मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए, हम एक बार दोबारा रिवाइज कर देंगे उसको, ठीक है। फिर हम आएंगे एडजस्टमेंट्स इन न्यूमेरिकल में। यहाँ पे हम एक एक एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। हम साथ ही साथ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग होगी। मैं कोशिश करूंगा कि एक छोटी छोटी वीडियोस बनाऊं 30 40 50 मिनट्स की, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कर लें, और मैक्सिमम क्वेश्चंस भी हम स्पीड से नहीं करेंगे, हम उस स्पीड से करेंगे जिस स्पीड में आपको समझ आए। आराम से समझ समझ के करेंगे, अपना टाइम लेके करेंगे। अभी एग्जाम्स में काफ़ी टाइम है, आप आराम से कॉन्सेप्ट समझ समझ के क्वेश्चंस करोगे, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होएगा। चलिए, आप यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा एक बार इसको देखेंगे, ठीक है। तब तक अगर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही है, अगर आपको लगा कि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि क्या आपको ये अच्छा लगा या नहीं लगा। ऑल्सो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, और उसे ज्वाइन करिए। वहाँ हम रोज़ MCQ क्विजेस डालते हैं रिलेटेड टू जो भी लेक्चर्स लिए गए हैं उस दिन पे, जो भी लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल आए हैं तब तक के दिन तक, उस दिन उस लेक्चर की डेट तक के हम वहाँ पे MCQs पूछते हैं हमारे बच्चों से, और उन MCQs को आपको जवाब देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी ज़्यादा है थ्योरेटिकल नॉलेज में, ठीक है। मैं वहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी अपलोड करूँगा MCQs के बेसिस पे, तो आपको कैलकुलेशन करके सही जवाब बताना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्सो जो मेरे नोट्स हैं, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, वो भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। ओके, आप ये एक बार पढ़िएगा, ठीक है, हेल्पफुल और रहेगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एक बार और उसे क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों।